क्या खामनेई की कुर्सी जाने वाली है? क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह अब ईरान में भी सत्ता परिवर्तन कराने वाले हैं? जी हां, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ईरान में 13 दिनों पहले महंगाई की बढ़ती दुर्दशा को लेकर जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, अब वो प्रदर्शनकारी इस बात पर आमदा हो गए हैं कि खामनेई को सत्ता से हट जाना चाहिए। वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब खामनेई के पास कोई हक नहीं है कि वो ईरान की सर्वोच्च सत्ता को संभालें। उधर खामनेई का कहना है कि ये सब ट्रंप के इशारे पर हो रहा है, अमेरिका पैसा खिला रहा है और ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये सिर्फ पैसों की भीड़ है। तो आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। जो ईरान सुलग रहा है वो किस ओर जा सकता है और क्या सच में ईरान में अब कोई सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हैं तर्कश। हमारे साथ इस बातचीत में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर समरपाल तूर, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ रहे हैं, वो भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हम मेजर साहब के पास ही चलते हैं। समरपाल जी, क्या अब ईरान खामनेई शासन के अंत की ओर बढ़ रहा है? देखें, अभी कहना बहुत जल्दी है। और देखिए, एक चीज तो तय है कि अमेरिका ने ठान ली है कि लीडरशिप चेंज करनी है। और जो जो इन्होंने देखें, जो ईरान के शाह थे उनको भी हटवाने में अमेरिका का ही हाथ था। और वो तब हुआ क्योंकि जब ईरान के शाह को पता चला कि अमेरिका ने अरामको कंपनी में अपने शेयर डाले हैं और अन्य अमेरिकी कंपनियां ने सऊदी अरब में निवेश कर लिया है, तो उन्होंने अपने तेल की कीमतें और सस्ती कर दी। उसकी वजह से सऊदी अरेबिया के प्रॉफिट्स में दरार आने लग गई और सऊदी अरेबिया ने फिर अमेरिका से हथियार और सामान खरीदने की पेशकश की, मिलिट्री बेस की भी पेशकश की। और इन सब चीजों को लेते हुए अमेरिका फिर सऊदी अरब की ओर ज्यादा टिल्ट कर गया और फिर वो ईरान के शाह के खिलाफ हो गए। जो जो अमेरिकी इक्विपमेंट, रेडार सिस्टम्स खरीदे थे ईरान ने, उसके मेंटेनेंस के पार्ट्स वो 10 गुना महंगी कीमतों पे दे रहा था। तो ईरान को फिर ये बातें चुभने लग गई कि भाई उसके सर्वाइवल पे अब दिक्कत आ गई है। फिर ये था पर्शियन गल्फ और इसकी टर्मिनोलॉजी अमेरिका धीरे धीरे चेंज करके करने लग गया अरेबियन गल्फ। तो देखिए, ये सारी बातें ऊपर से फिर जो तेल अमेरिकन कंपनियां सऊदी अरब की अरामको कंपनी के नाम से लेती थी, ये बल्क में लेके फिर इन्हें ये जो शिपिंग बोट्स होती हैं उसके अंदर ये लोड करते थे। और एक कंसाइनमेंट को अगर कहीं पे भेजना है तो शिप का नाम बदल दिया जाता था और वहां से अगर ब्लैक में कहीं और यही ईरानियन तेल को बेचना होता था ताकि सऊदी अरब की कंपनियों को फायदा हो, तो फिर से वो इन किश्तियों का नाम बदल देते थे। और इसका परिणाम हमने परसों देखा, जिस तरीके से मैरिनर बेला 1 को इन्होंने मैरिनर नाम देके ये जो इलीगल ट्रेड और जो सैंक्शंस से परे होने की जो कोशिश थी उसको धर दबोचने की कोशिश की अमेरिका ने। और देखिए, तो ये जो प्रैक्टिस है ये अमेरिका ने खुद की है पुराने टाइम में, जब उसके रिश्ते ईरान के साथ अच्छे थे। पर जब शाह ऑफ ईरान पे प्रेशर बनने लग गया उसकी पब्लिक की तरफ से कि आप ज्यादा से ज्यादा जो तेल है उसका पैसा आप यहां पे लगाए, तो देखिए जो अमेरिकन कंपनियां थी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग की जो शाह थे ईरान के कि आप हमें हमारे मांगे हुए रेट पे दो वरना हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे। तो वो तो ब्लैकमेल होते रहे। और फिर उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि शाह ऑफ ईरान और इजराइल के बहुत ही अच्छे और नजदीकी संबंध है, खासकर इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेके, जिसकी वजह से शाह जो ऑफ ईरान की इमेज को लास्ट जो कहते हैं नेल इन द कॉफिन लगा और फिर उन्हें जबरन ईरान छोड़ के जाना पड़ा। तो देखिए, ये अमेरिका ने ही पहले शाह ऑफ ईरान को निकलवाया, अब ये ही इसे वापस लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पट भी मेरा चित भी मेरा, दोनों तरफ से इनकी नहीं चली।
आप कह रहे हैं कि अमेरिकियों की। लेकर आ रहे हैं, मतलब क्या अब तय माना जाए? ये प्लांट किया जा रहा है, ये दिस इज अ प्लान्ड चेंज। अब इस पे मैं आपको एक चीज बताऊं, एक है गश्त ए इरशाद। गश्त ए इरशाद ईरान की मॉरल पुलिस है। तो ये मॉरल पुलिस अभी भीड़ के बीचों बीच जितने भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या प्रोटेस्ट लीडर हैं, इनके साथ ये मिले हुए हैं अभी। और जैसे ये गश्त इरशाद वालों ने अभी इंटरनेट ब्लैकआउट किया है। क्यों? क्योंकि अब इन लीडरों को धड़ दबोचने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसने ये प्रोटेस्ट चालू किए थे। और इसकी वजह से अब या तो ये प्रोटेस्टर्स में टूट और फूट पड़ेगी, और ये जो प्रोटेस्ट और ये मुहिम चली थी इसे धक्का पहुंचेगा और ये दोबारा कमजोर पड़ जाएगी। या फिर दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका अपना लीडर इसमें लाएगा। पर सबसे बड़ा मुद्दा, लीडर कौन होगा? क्या आ, ईरान लिबिया के रास्ते तो नहीं चला जाएगा, जहां पे गुटबाजी हो जाएगी, अलग अलग वॉरलॉर्ड अपने अपने इलाके घोषित कर देंगे, जिस तरीके से ईस्ट और वेस्ट लिबिया बटा हुआ है? तो क्या ईरान की भी यही हालत होने वाली है? क्या ईरान का भी वही हाल होगा जो सीरिया में अभी परसों कुर्दिस्तान और सीरियन फोर्सेस के बीच दोबारा लड़ाई शुरू हो चुकी है? तो मेजर इन साहब पे हमारे कौन साथ रोक लगाएगा? यूके देवनाथ सर भी हैं, उनके पास हम चलते हैं, आपके पास आएंगे सर। देवनाथ सर, ये जो हो रहा है ईरान में, इसके मूल कारण क्या है? क्या सच में महंगाई ही मुख्य वजह है, जैसा कि अभी मेजर साहब बता रहे थे कि इसमें अमेरिका की चाल हो सकती है और अमेरिका की ही पूरी रणनीति होगी कि किस तरह से प्रदर्शन के जरिए सत्ता पर दबाव बनाया जाए या सत्ता परिवर्तन करवाया जाए। और बहुत सारी और बातें होती है ईरान को लेकर कि बहुत ज्यादा गरीबी भी है निचले स्तर पर, और धार्मिक अनुशासन कुछ ज्यादा ही है कि हिजाब पहनना ही पड़ेगा आपको अगर आप सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, नहीं तो उनकी जो धार्मिक पुलिस है वो आपको प्रताड़ित करेगी। तो ये सब भी वजह है क्या? वैभव जी, जब भी अमेरिका किसी देश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता है तो दो तरह की कार्रवाइयां करता है। एक तो वो उस देश के अंदर कुछ लोगों को प्रेरित करता है, मनोनीत करता है, शायद खरीद भी लेता है कि वो देश के अंदर से ही इस तरह का एक कंफ्यूजन क्रिएट करें, अशांति क्रिएट करें, ताकि अंदरूनी ताकत से ही सत्ता परिवर्तन हो जाए। जैसे हमने बांग्लादेश के केस में रिसेंटली देखा कि बांग्लादेश में बाहर से सैन्य हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी। बांग्लादेश के अंदर ही जो गुंडई एलिमेंट थे, चाहे जमाते इस्लामी के हों या मुस्लिम छात्र शिविर के हों, इन्हीं को प्रेरित करके सड़कों पर लगा दिया गया, आगजनी पैदा की। बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की आर्मी नाकाम हो गई उनको कंट्रोल करने में। दूसरा मॉडल कई देश में अमेरिका डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, जैसे कि हमने इराक के केस में देखा, सद्दाम हुसैन के केस में देखा। तो अभी ईरान में जो फिलहाल माहौल ऐसा है कि अंदरूनी प्रदर्शन काफी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अंदरूनी प्रदर्शनों को ईरान की जो आईआरजी है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो मोरलेस काबू में रखे हैं। ये समझना पड़ेगा कि ईरान में उनकी आर्मी एक तरफ है, करीबन 6 लाख, ठीक है, लेकिन ईरान में अलग से आईआरजी है। आईआरजी जो है ईरान की आर्मी से एकदम अलग है। आईआरजी के जो करीबन ताकत है, करीबन 1,75,000 जवान, जेसीओ और ऑफिसरान हैं। इनको उनकी व्यक्तिगत निष्ठा आयतुल्लाह खमेनी के तहत के बेसिस पर ही सिलेक्ट किया जाता है। ईरान की आर्मी दुनिया के ज्यादातर जैसे प्रोफेशनल आर्मीज होती है, ज्यादा पॉलिटिक्स में पड़ती नहीं है, बैरक्स में रहती है। लेकिन जो आईआरजी है ये पूरी तरह से ईरान की सरकार की पॉलिटिकल दिक्कत पे ही चलती हैं। काफी आईआरजी के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको सिलेक्ट तभी किया जाता है अगर वो फिलोसफिकल दृष्टिकोण से, यानी धार्मिक विचारों से भी ईरान की सत्ता यानी आयतुल्लाह खमेनी से मेल रखते हों। तो अमेरिका, सीआईए, मोसाद, इजराइल काफी कोशिश करते हैं ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की। अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें, पिछले 10 साल में अमेरिका ने 9 ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया या मरवा दिया। और अगर हम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो अमेरिका ने
आईआरजी के करीबन 20 से ज्यादा टॉप कमांडर्स, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल रैंक के अधिकारियों को या तो मार दिया या मरवा दिया। अभी क्या कोशिश हो रही है? अभी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर खलबली है, बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, महिलाओं का दमन चक्र थोड़ा ज्यादा है, असंतुष्टि ज्यादा है, जो पढ़ा लिखा तबका है, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ये परेशान हैं। इसके साथ ही जो लोग पहले रजा पहलवी के समय में जो अमेरिका के और यूरोप के समर्थन से पावर में थे, जो इलीट थे, वेस्टर्न ओरिएंटेड इलीट, यानी पश्चिमी सभ्यता पर यकीन करने वाले इलीट हैं, जो कि या तो यूरोप और अमेरिका में 1979 के बाद पलायन कर गए या उनके रिश्तेदार वहां पर हैं, वो लोग इन प्रदर्शनों में सबसे सामने हैं। फूंक देवनाथ कौन सर, दे रहा है? जी बिल्कुल, जी आप ये बताइएगा जो भी आप बता रहे थे, लेकिन मेरा वो सवाल है कि जैसे आपने ही बताया कि दो तरीके हैं सत्ता परिवर्तन कराने के। एक हमारे पड़ोस में हो चुका है बांग्लादेश में, कि वो आंदोलनकारी ही इतने ज्यादा मजबूत हो जाए, इतने ज्यादा उग्र हो जाए कि वो राजधानी पर कब्जा कर लें और वहां के सत्ताधारी दल के नेता को भागना पड़ जाए, जैसे शेख हसीना को भागना पड़ा। एक तो ये तरीका हो गया, जो तरीका भी आजमाया भी जा रहा है ईरान में। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वहां की जो वो सेना है, जो सीधे सर्वोच्च नेता से निर्देश और आदेश लेती है, आईआरजी के बारे में बता रहे हैं आप, वो तो पिछला हम इतिहास देखें तो वो इन आंदोलनों को कुचलती आ रही है, बहुत दमन कर देती है और सब रोक लगा देती है, और कोई सत्ता परिवर्तन जैसी बात हो ही नहीं पाती। तो क्या अमेरिका अगर प्रदर्शन ज्यादा बढ़ते चले गए तो क्या वो सैन्य दखल दे सकता है ईरान में? क्या अमेरिका डायरेक्टली ईरान में अपनी फौज को भेजेगा? देखिए, अमेरिका में एक अजीब सी धारणा है। वो कभी किसी देश में आमतौर पर अपने फौजियों को बूट्स ऑन ग्राउंड, जो है जमीनी इन्फेंट्री या जमीनी कमांडो, भेजते नहीं है। क्योंकि अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स पावर में हो या रिपब्लिकन पावर्स में हो, कोई भी परिवार, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा, कोई भी पत्नी नहीं चाहता कि उसका पति बॉडी बैग यानी अमेरिका के झंडे में लिपट कर उस युद्ध से वापस आए। ये डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी सरकार के लिए वहां पर बहुत भारी पड़ जाता है संभालना। अभी वेनेजुएला में जो अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स को भेजा, वो क्लासिक एग्जांपल है कि जब वो अमेरिका तो वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन, मदुरो सरकार परिवर्तन के लिए दशकों से कोशिश कर रहा था, तो जब नहीं कर पाया तो उसने सीआईए की मदद से वेनेजुएला के जो टॉप फौजी ऑफिसर्स थे, टॉप यही पॉलिटिशियंस सवाल थे, मेरा था सर, उनको काबू में कर देवनाथ लिया। सर, यही मैं पूछना चाहता था कि वो सैन्य अधिकारी जो बहुत निष्ठावान हैं, क्या उनकी निष्ठा को, उनकी वफादारी को अमेरिका पैसे के दम पर खरीद नहीं सकता है, जैसे उसने वेनेजुएला में किया है? जी हाँ, आईआरजी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में दो चीजें बहुत क्लियर हैं। एक तो है कि वह धार्मिक विचारों से ओतप्रोत होते हैं, तभी उन्हें लिया जाता है। दूसरी बात है, आयतुल्लाह खमेनी हमेशा उनको ऐसे परिवारों से सिलेक्ट करते हैं। ये ध्यान की बात है कि ये नहीं है कि एक कर्नल साहब या एक ब्रिगेडियर साहब को तोड़ लिया गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब को ऐसे परिवार से, ऐसे खानदान से चुना जाता है जो परिवार, अगर कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब अमेरिका के खेपे में चले जाते हैं तो वो परिवार पर बहुत थूथू होगी, उनका समाज में बहिष्कार हो जाएगा, शायद उनके परिवार को अतुलनीय या अनकहे मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये उनका एक कॉन्सेप्ट है, जहां किसी भी हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऐसे परिवार से लाया जाता है कि परिवार को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी अगर वो टूट गया तो। जी चलिए मेजर साहब के पास चलते हैं। मेजर साहब, मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आती भी है, और अभी कुछ दावे भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि खामनेई अपने 20 करीबियों के साथ ईरान छोड़ भी सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं। हकीकत कितनी है उसकी वो तो ईरान के सर्वोच्च नेता ही जानते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? देखें, रातों रात एक रेडिकलाइज्ड मुल्क को रातों रात अगर हम कह दें कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की ओर जा रहा है, तो ये काफी अनबिलीवेबल है। मुझे लग रहा है कि काफी हद तक टेक्निकली और खुफिया तौर से ये खोमेनी होने दे रहे हैं ताकि इनमें से शिनाख्त की जा सके, इनके इंटेलिजेंस वाले इनके ग्रुप्स के भीतर घुस के ये सारे स्लीपर सेल्स
जो जो वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस हुए हैं और जो जो इनके लीडर हैं, इनको ये चुन चुन के अभी निकालेंगे। इसी कारण इन्होंने अभी इंटरनेट ब्लैकआउट कर लिया है। इन्होंने अपने मेन जो रिंग लीडर हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, नंबर एक। नंबर दो, जैसे सर कह रहे थे, जैसे देवनाथ सर ने कहा, जो आईआरजीसी है उसकी क्रिएशन और सिलेक्शन इसी दम पे हुई है कि वो अगर जरूरत पड़े तो आत्मघाती हथियार के तौर पे भी जाएंगे और अपने शरीर को नष्ट नाबूद कर देंगे दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। वो बहुत ही जबरदस्त एक इनका रेडिकलाइज टुकड़ा है, जो कि अमेरिका ने एक आतंकवादी गुट भी डिक्लेयर करके रखा है। तो आईआरजीसी, तो तभी तो जनरल सुलेमानी को क्यों टारगेट किया? उन्हें लगा कि अगर आईआरजीसी के जनरल को मार देंगे तो आईआरजीसी टूट जाएगी, इसके बीच में फूट पड़ जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ और आईआरजीसी के और भी जो इरादे हैं वो मजबूत हो गए हैं और भी ज्यादा एंटी वेस्टर्न हो चुके हैं। तो देखें, इट बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही कठिन है। मेजर अगर साहब, संभावना, क्या हम आसान शब्दों में अगर समझें तो ट्रंप, अमेरिका, इजराइल के और खामनेई के बीच में आईआरजीसी खड़ी हो जाती है और इसी वजह से कभी ईरान में वो सैन्य परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाता? मेजर साहब, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा, हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो खोमेनी को पूरा प्रोटेक्ट करती है, जो इनके टॉप मिनिस्टर्स हैं उनको जो सुरक्षा कवच प्रदान करती है, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉडीली हार्म, इनकी जो सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी होती है, इंटेलिजेंस कवर अप होता है, इनके ट्रैवल प्रोग्राम, शेड्यूल, ये सब आईआरजीसी ही तय करती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इजरायलियों ने गोपनीय तरीके से इनके जो साइंटिस्ट मारे हैं, उसी तौर पे इनके टॉप लीडर भी इनके टारगेट बने हुए हैं। और जो 12 दिन का अभी इजरायल और ईरान का युद्ध हुआ था, तो देखें, यदि युद्ध थोपा जाता है तो मैं तो यही कहूंगा कि खोमेनी यही एक रूल अप्लाई करेंगे, मरता क्या नहीं करता। और जितनी भी इनकी मिलिट्री आर्सनल है, मिसाइल की, ड्रोन्स की, ये पूरी की पूरी इजरायल के ऊपर गिराई जाएगी। और अमरीकियों का जो जंगी बेड़ा है, 7th फ्लीट, उसको भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि आत्मघाती हमले ज्यादा से ज्यादा होंगे। क्योंकि इसके बाद इन्हें पता है कि ये बचेंगे नहीं और इनका ये लास्ट स्टैंड है और लास्ट डेस्परेशन अटेम्प्ट, मुझे लगता है कि ये जाएंगे तो रूस में अपनी शरण लेंगे, पॉलिटिकल असाइलम, जैसे कि बशर अल असाद ने सीरिया को छोड़ के की लिया है। तो उसी प्रकार से होगा। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने वाला है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो अमेरिका की जो फौज है उसे जमीन पे उतरना ही पड़ेगा और उसे तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के जरिए ही एंट्री करनी पड़ेगी ईरान के अंदर। और देखिए, जहां तक तेहरान की लोकेशन की बात है, तो तेहरान बहुत ही ज्यादा नॉर्दर्न ईरान में सिचुएटेड है, ना कि सेंट्रल ईरान में। तो जो इन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ को अंजाम देने की कोशिश की थी 1979 में, जब इनकी एम्बेसी में हॉस्टेज क्राइसिस थी, अमेरिकन हॉस्टेज क्राइसिस 1979 अप्रैल के महीने में, तो ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ फेल हो गया था क्योंकि टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट थी। एक सैंडस्टॉर्म आई, इनके 8 C-130 लैंड कर गए, पर जो इनके सी किंग हेलीकॉप्टर थे, स्टैलियन हेलीकॉप्टर, उनमें फॉल्ट आ गया, एक वहां पे टकरा गया और वहां पे 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। तो ये इजराइल का ऑपरेशन थंडरबोल्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, जब इनकी आपस की ही गलतियों की वजह से वहां पे ये ऑपरेशन फेल हो गया और ईरान को पता लग गया और ईरान ने पूरी दुनिया को डिस्क्लोज कर दिया। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ईरान में अगर आप एंटर करोगे तो आप बहुत लंबे दूरी तक
आप एक्सपोज्ड हो, ओपन एरिया है। जहां तक इराक की बात थी, देखे इराक में कोई पहाड़ियां नहीं है, तो वो डेजर्ट था, वो इजी टू कम्यूट था। ईरान में जब आप तेहरान की ओर पहुंचेंगे, वहां पे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो आप वो सेमी माउंटेन और प्लेन एरिया, ऊपर से रेगिस्तान, और छुपने के लिए कोई कवर नहीं, तो आप कहां कहां जाएंगे और क्या क्या करेंगे, तो ये तो देखना पड़ेगा। जैसे कि फांसी का फंदा है, तो कहते हैं टाइटनिंग द नूज, उसके लिए आपको अपने सोल्जर्स को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा। ऐसे सत्ता का तख्ता पलट नहीं हो सकता। वेनेजुएला में पूरी जनता में आक्रोश था मुडुरो के खिलाफ, तो अमेरिका आसानी से खरीद सका लोगों को। पर यह रेडिकलाइज्ड कंट्री है। अगर ये 10 में से 8 लोगों को चुनते हैं, पर 8 में से अगर एक इंसान भी अगर रेडिकलाइज्ड है, तो वो इनके प्लान को लीक कर देगा और इनकी जो सक्सेस रेट है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अभी भी बहुत जल्दी है कहना कि सत्ता पलट हो जाएगी, पर जहां तक लड़ाई का माहौल है, मुझे 100% लगता है कि पूरा एयर अटैक होगा, बाई एयर, एयरफोर्स पूरा ताबड़तोड़ मेजर तबाही साहब, मचाने वाली है। पर मैं आपसे आपके जरिए एक सवाल पूछना चाहता हूं सभी जी दर्शकों को, ये जो सैंक्शंस लगे हैं, ये जो इन्फ्लेशन हुई है, ये अमेरिका नहीं तो करवाई है इतने सालों से। अगर अमेरिका को ईरान की आवाम से इतनी हमदर्दी थी, तो सैंक्शंस हटा देते, फिर अब गवर्नमेंट एसेट्स को फ्रीज कर देते। इन्होंने गवर्नमेंट एसेट्स फ्रीज किए हैं, पर लिमिटेड किए हैं, ऊपर से सैंक्शंस इतने लगाए हैं कि ईरान का आम आदमी इफेक्ट हुआ है। तो असली दुश्मन कौन हुआ? तो देखें, यह समय की बात है। इराक में हो चुका है, हम देख चुके हैं। लिबिया में हो चुका है, हम देख चुके हैं। वेनेजुएला में यह हरकत हुई पर नाकामयाब हो गई, क्योंकि जोसे खदेड़ा, उसी की ही पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने लीडर बना दिया है। और अब मेजर यहां पे साहब, अब ईरान की बारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कुछ बदलाव होने वाला है। बिल्कुल। अभी ट्रंप का एक बयान भी आ गया है ईरान में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर। उनका कहना है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया है। सुरक्षा बलों ने शहर को छोड़ दिया है, वो भाग खड़े हुए हैं। मतलब साफ है, ट्रंप दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ट्रंप की दिलचस्पी है, अमेरिका की दिलचस्पी है, जाहिर सी बात है इजराइल की भी दिलचस्पी है, वो भी बहुत पुरानी दिलचस्पी है। देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, अभी मेजर साहब कह रहे थे कि अगर अमेरिका को सच में सत्ता परिवर्तन कराना है तो उसे अपनी फौज ईरान की जमीन पर उतारनी ही पड़ेगी। क्या आपका भी ऐसा मानना है? इसमें कोई शक नहीं है कि सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। क्या अमेरिका ऐसा करेगा? शायद नहीं। उसने जो करना है वो मेजर तूर ने एकदम सही फरमाया। अगर अमेरिका करता है तो हवाई हमले ज़्यादा होंगे, चाहे वो B-2 बॉम्बर हो, B-52 बॉम्बर हो, हवा से जाकर वहाँ पर बॉम्बिंग करेंगे। और जो अमेरिका की जो नेवी के वॉरशिप्स हैं जो कि अरब सागर में हैं या भूमध्य सागर में हैं, वो वहाँ से क्रूज मिसाइल लॉन्च करेंगे जो कि ईरान की ज़मीन पर जाकर ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करेंगे। लेकिन क्या अमेरिका वहाँ ज़मीनी रास्ते से इन्फेंट्री, कमांडो या टैंक भेजेगा? शायद ऐसा ना हो। फिलहाल ईरान के खिलाफ ज़मीनी रास्ते से कहाँ से अमेरिकन आ सकते हैं? एक रास्ता है इराक के रास्ते से। इराक में अमेरिका के करीबन एक ब्रिगेड यानी करीबन 3000 ट्रुप्स हैं। कतार में अमेरिका का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। कतार में अमेरिका के पास करीबन 10,000 US ट्रुप्स हैं। इसके अलावा ओमान में भी एक कंटिजेंट है, लेकिन ये कोई भी फिलहाल इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि वो ईरान के अंदर घुस सके। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, वेनेजुएला में उनको बहुत आसानी हो गई क्योंकि उनकी जो राजधानी है कराकस, वो प्राय समुद्री तट पर ही था। तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स, डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो महज 11 मिनट में वहाँ पहुँच गए मदुरो के घर में और उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आए।
लेकिन ईरान में जमीनी रास्ते से जाना तेहरान तक असंभव है। मेजर तूर ने जैसे बताया, हवा के रास्ते से क्या अमेरिकन कमांडोज हेलीकॉप्टर लेकर तेहरान तक जाएंगे, वह भी असंभव है। क्योंकि ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाहे बहुत इफेक्टिव ना हो, लेकिन कुछ हद तक वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स को रोक लेंगे, चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, अमेरिकन कैजुअलिटीज हो जाएगी। तो अमेरिका फिलहाल अगर हस्तक्षेप फौजी तौर पर करता है तो हवाई एरियल बम्बार्टमेंट या क्रूज मिसाइल से हमले, उसी पर सीमित रहेगा। लेकिन देवनाथ जी। सर, ये बात भी तो सच है कि ट्रंप को जो ये दूसरा कार्यकाल मिला है उसमें वो ये चाहते हैं कि वो अमेरिकी इतिहास के उन गिने चुने राष्ट्रपतियों में शामिल हो जाएं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, और इसीलिए वो हर वो काम कर रहे हैं कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया, मैंने यहां से इस राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। तो क्या वो नहीं चाह रहे होंगे कि उनका नाम गिना जाए कि अरे इस राष्ट्रपति ने ईरान में खामनेई का शासन अंत करवा दिया था? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति का एक ही ध्येय है कि पूरे के पूरे पश्चिम एशिया, हम लोग बोलते हैं पश्चिम एशिया, अमेरिकन और यूरोपियंस बोलते हैं मिडिल ईस्ट, पे उनका ही कब्जा हो जाए। अब लास्ट में ये इक्का दुक्का देश बचे हुए थे, सीरिया, बशर अल असद को सर अमेरिका ने मेरा हरा दिया। मेरा सवाल उसी में ये था कि क्या ट्रंप रिस्क ले पाएंगे, क्योंकि वो चाह तो जरूर रहे हैं और जैसे दिलचस्पी वो दिखा रहे हैं, क्या वो बड़ा रिस्क लेंगे? देखिए, पेंटागन का आकलन ये है कि ईरान की जो 6 लाख की मिलिट्री है वो प्रोफेशनल मिलिट्री है और कुछ हद तक फाइट करेगी। ईरान की इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसकी संख्या 1,75,000 बताई जा रही है, वो अच्छी तरह से फाइट करेंगे, खासतौर से तेहरान के आसपास आईआरजी बहुत अच्छी फाइट करेगी। ऐसे में पेंटागन नहीं चाहेगा कि देखिए, एक इन्वेजन फोर्स अगर वो लैंड कराना चाहता है ईरान के अंदर जमीनी रास्ते से, तो डेफिनेटली उसमें 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स की दरकार होगी। मैं इराक का एग्जांपल दे सकता हूं कि जब इराक के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया तो बहुत बड़ी तादाद में करीबन 30,000 अमेरिकन ट्रूप्स ने इराक पर हमला किया था, जो कि 450 से ज्यादा टैंक्स के द्वारा समर्थित थे। ये बहुत बड़ी फौज है। इतनी बड़ी फौज को लाके ईरान की धरती पर उतारना मैसिव लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। इराक में क्या हुआ था कि जमीन से, सऊदी अरेबिया की जमीन से ये सारे टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ते दौड़ते इराक में घुस गए, लेकिन ईरान में अगर इनको घुसाना है तो पर्शियन गल्फ में ले जाकर तब इनको ईरान के जमीन पर उतारना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। ईरान के पास जमीन से जमीन पर फायर करने वाले 2000 से ज्यादा मिसाइल हैं जिनकी रेंज अच्छी है, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ये आसानी से अमेरिकन लैंडिंग शिप्स को इंटरसेप्ट करके उनको डुबा सकते हैं। तो पेंटागन भी जानता है कि मिलिट्री तौर पर एक एक्सपीडिशनरी फोर्स को, 1 लाख अमेरिकन आर्मी को टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ईरान में घुसाना प्राय असंभव है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक्स पॉइंट, सप्लाई चेन बहुत ही लंबी हो जाती है जी। और इसमें बड़ा रिस्क भी है कि सैन्य हानि भी हो सकती है, इसमें नुकसान भी हो सकता है, जवानों को खोना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर थियोरेटिकली स्पीकिंग अमेरिकन ट्रूप्स ईरान की जमीन पर लैंड करते हैं तो तेहरान जाकर आयतुल्लाह खुमैनी के सरकार को पकड़ने तक उनको कम से कम 15 दिन का एक्सपेडिशन युद्ध लड़ना पड़ेगा, और इस 15 दिन में 1500 से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स हताहत होंगे। इससे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की साख मिट जाएगी। डेमोक्रेट्स जेडी वंस को अगले इलेक्शन में ऐसे भी अमेरिका में अभी अक्टूबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन है, रिपब्लिकन्स हार जाएंगे, डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे अगर 150 या 1500 अमेरिकन ट्रूप्स बॉडी बैग में वापस गए अमेरिका में जी। बिल्कुल, मुझे लगता है वेनेजुएला मामले पर उतनी प्रतिक्रिया इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ था। जी हाँ, वेनेजुएला में अमेरिका को ज्यादा इंटरनल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। लेकिन वेनेजुएला है या था,
ईरान देखिए 40 साल से ईरान की जो सरकार है वो लगातार क्रमशः तैयार होती रही है। उन्होंने 10 साल का युद्ध किया था इराक के साथ। तो उस 10 साल के युद्ध के समय जो वहां पर लेफ्टिनेंट और कैप्टन थे वो अब ईरान की वो मजे हुए हैं। 10 साल के युद्ध के बाद उन्हें मालूम है कि युद्ध कैसे लड़ना होता है। वही लेफ्टिनेंट और कैप्टन जिन्होंने 10 साल तक इराक से लड़ाई की थी वो आज की तारीख में उनके फौज में जनरल्स हैं। उनको मालूम है कि अमेरिकन फौज का सामना कैसे करना है। हम इसका एग्जाम्पल अलग अलग जगह पर देख चुके हैं। अमेरिका की फौज को थका थका कर उनका सामना करना, ये उनकी युद्ध नीति का एक हिस्सा होगा। और देखिए मेजर तूर ने एकदम सही बताया कि उनके पास देश के लिए या आईआरजी के पास आयतुल्लाह खुमानी के लिए जान देने के लिए, यानी अपने शरीर पर बम लगा के छलांग मार दी अमेरिकन टैंक के ऊपर, इस तरह के 100 सुसाइड वॉलेंटियर्स तो हैं ही। अमेरिका के 100 टैंक अगर उड़ा दिए इन सुसाइड, बहुत बड़ा नुकसान होगा ये तो। 100 टैंक का मतलब है उसके अंदर हर टैंक में 3 क्रू होते हैं, ड्राइवर, गनर और कमांडर। 100 टैंक उड़ा दिए तो 300 मर गए। और इनकी डेड बॉडी जब अमेरिका में पहुंचेगी, वहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, फिलहाल रिपब्लिकन्स हैं, वो उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे। शायद 2000 अगली बार जो राष्ट्रपति इलेक्शन होने वाला है वो भी हार जाएंगे। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है कि अगर ट्रंप ने हटाने की कोशिश की खामनेई को, तो हो सकता है उनकी सारी अपनी जमा राजनीतिक पूंजी गंवानी पड़ जाए और उनकी रिपब्लिकन पार्टी जो है उसकी भी साख मिट्टी में मिल जाएगी। मेजर साहब के पास चलते हैं। मेजर साहब, मान लीजिए अमेरिका कुछ ईरान में बड़ा करता भी है, तो बाकी देशों की क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी? जैसे पाकिस्तान क्या करेगा, कुछ अगर उसकी ओर से प्रतिक्रिया हो सकती है। चीन और रसिया का रुख कैसा रहेगा अगर ईरान में कुछ करता है अमेरिका तो? देखें, रूस ने तो अपनी प्रतिक्रिया कल ही जाहिर कर दी जब उसने ऑर्सनिक मिसाइल्स लवीव के ऊपर दागी हैं, और सैकड़ों ड्रोन्स उसने कीव और एक दो और शहरों पे की टाउन्स में दागे हैं कल रात। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बंदूक के नोक पे या पैसे के दम पे सीआईए को इन्वॉल्व करके आप अगर हमारे सभी एनर्जी प्रोवाइडिंग कंट्रीज पे कब्जा करने वाले हो, तो इवेंचुअली इवन वी विल हैव टू गो डाउन टू वॉर। क्योंकि देखें, ये जो रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, गैस, ठीक है, ये इसका अधिकार एक मानव अधिकार है। हर एक देश को इंसानियत के नाम पे सबको हक होना चाहिए कि टू ओन दैट। उसकी कीमत सब दे रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि हमें मुफ्त में चाहिए, हम पैसे देंगे उसके लिए, वी आर पेइंग फॉर इट। पर अगर आप उसका एक्सेस ही पूरा बंद कर रहे हो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। इट इज लाइक कोई अगर आपकी इकोनॉमी की ऑक्सीजन को रोकने लग जाए या काबू करने लग जाए तो दिक्कत है ना। तो फिर ऐसे तो हम भी फिर जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब नेशंस हैं उनको हम भी अपने गुटबाजी में करने लग जाए। और देखें, ये जो हरकत ये ट्रंप कर रहे हैं, इसकी वजह से यूरोप उनके खिलाफ जा चुका है। अभी 27 जनवरी को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है G7 की, जिसके अंदर इंडिया को भी इनवाइट किया हुआ है। और इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी लीड करने वाले। तो देखिए, ब्रिक्स हो गया, यूरोपियन यूनियन, ये अब इकट्ठे हो गए हैं ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से। और जिस तरीके से ये ग्रीनलैंड को कब्जा करने की बातें कर रहे हैं, तो ग्रीनलैंड के लोग तो इसे सीरियस थ्रेट ले चुके हैं। और उसका उदाहरण इन्होंने वेनेजुएला में देख चुके हैं कि अगर वेनेजुएला को ये अगर ऐसे कर सकता है, तो ये ग्रीनलैंड के सदर को क्यों नहीं उठवा सकता, या क्यों नहीं किडनैप करा सकते या ब्लैकमेल कर सकते। तो अब बात हो रही है कि पोलैंड और जर्मनी के ट्रूप्स डेनमार्क में डिप्लॉय होंगे। और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, यदि ट्रंप ने ग्रीनलैंड का मिस एडवेंचर किया, पहली चीज तो नेटो टूटेगा। और ये किसके हित में होगा? रशिया के, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहता था कि नेटो कामयाब रहे। और मुझे तो कई बार लगता है कि
लेकिन ट्रंप ने ट्रंप तो पुतिन के अब साथ तो कोई अग्रीमेंट नहीं कर ली हो, ट्रंप जिसकी तो अब वजह नेटो को से। बहुत महत्वपूर्ण मानते भी नहीं है सर। नहीं, डेफिनेटली इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, बट यूरोपियन कंट्रीज को अपनी सिक्योरिटी के लिए उनका अल्टीमेट आंसर ही नेटो है। और आप देख लें कि यूक्रेन के पास नेटो की मेंबरशिप नहीं थी और वो बलि का बकरा चढ़ा दिया। और जॉर्जिया में दिक्कत हुई थी, पर जॉर्जिया को नेटो का मेंबर बनाया, जॉर्जिया पे कोई हमला नहीं हुआ। क्रिमिया ईरा, को एनेक्स किया, तब शांत रहे कि चलो यूक्रेन सेफ है। तब भी ईरान को लेकर ही जब मेजर ये साहब। क्रिमिया के साथ ये चल रहा था, तब जी। भी मौका था कि ये यूक्रेन को शामिल कर लेते नेटो में। तो अमेरिकियों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पनप लग गई थी कि इनमें से एक मुल्क को लड़ाई पे जाना जरूरी है, ताकि अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो धंधा पानी है वो बना रहे, और वो अपने हथियार इन्हें बेचे और इन्हें कर्जे में डालें। तो जिस तरीके से चीन ने लेबर को अपना हथियार बनाया है किसी की इकोनॉमी को कर्जे में डालने के लिए, उसी तरीके से अमेरिका ने अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक हथियार बनाया हुआ है, ताकि आप इतने हथियार बेचो कि वो देश आप पे निर्भर हो जाए। और आज की तारीख में सऊदी अरब उसका भुगतान भुगत रहा है, और इसलिए अब वो पाकिस्तान की मदद ले रहा है, जो कि एक न्यूक्लियर मुस्लिम मुल्क है, कि चलो अगर अमेरिका नहीं तो कम से कम पाकिस्तान तो मदद करेगा। इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की नजदीकियां बढ़ गई, और यमन और यूएई की नजदीकियां बढ़ गई, और लिबिया में अब ईस्ट लिबिया को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, और जिसकी और वो चीन के बने हुए हथियार बेच रहा है और सऊदी अरब से फंडिंग ले रहा है। और जो वेस्टर्न लिबिया है जो बटा हुआ है, वो यूएई, यमन, ये वाले देशों का मदद से चल रहा है। मेजर और साहब। देखिए अभी गुटबाजी तो और होगी, जी जियोपॉलिटिक्स में और भी ज्यादा टर्मोइल आने वाला है। सर। पर देखने की बात यह है कि कौन अपनी समझदारी बरतेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सबसे क्रिटिकल है अभी की तारीख में। मेजर साहब, ईरान को लेकर ही मेरा सवाल है, और अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं अपने दर्शकों के लिए उसे फिर से दोहरा देता हूं। सर का कहना है कि अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि सरकार दबाव में रहती है कि ये फले फूलती रहें, और इसके लिए ही बहुत जगहों पर युद्ध जानबूझकर करवाए जाते हैं कि उन हथियार निर्माता कंपनियों के हथियार बिकते रहें। तो ईरान को लेकर सर मेरा सवाल था कि मध्य पूर्व में कैसी प्रतिक्रिया रह सकती है, मिडिल ईस्ट में खासकर सऊदी की और भी इस्लामिक कंट्रीज की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है अगर ईरान पर अमेरिका ने कुछ भी किया तो? और पहला सवाल तो यही है, दूसरा सवाल अभी मैं आपसे पूछूंगा। देखें, कुछ महीने पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कतर में जो अमेरिकी बेस पे हमला किया था एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे, तो देखिए जायज सी बात है, ये जितने भी खाड़ी देश वाले जो मुल्क हैं, इनको पता है कि ईरान की मिसाइल्स, खुर्रम शहर इनका MIRV है, तो खुर्रम शहर एक इकलौती ऐसी मिसाइल है कि अगर उसकी ओर कोई इंटरसेप्टर आ भी रहा है तो वो इंटरसेप्टर को भी चकमा दे के अपने टारगेट पे उसे मारने की क्षमता रखती है। और MIRV टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के साइंटिस्टों ने भरपूर मदद की है ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा तो सवाल मेरा यही था सर कि परमाणु योजना, न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी ठप पड़ा ही है या फिर से कुछ शुरू हुआ है? नहीं, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, और बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूं कि कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। ये जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जो ईरान ने इस्टेब्लिश की, उन्होंने GBU 67 और बाकी जो GBU के अलग अलग वेरिएंट हैं जो अंडरग्राउंड जाके फटने वाली मिसाइल है, उसके मुताबिक ही इन्होंने अपने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज तैयार की हैं। तो जायज सी बात है कि ये पूरे तरीके से नष्ट नाबूद नहीं हुई है। इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिकल डिसफंक्शंस हुए हैं या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इशू आया होगा, पर जो इनके मेन जो परमाणु जो एसेट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। और बुशहर करके एक जगह है वेस्टर्न ईरान में, तो बुशहर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट,
वो कम से कम 700 रूसी वहां पे नागरिक उस पूरी कम्युनिटी में तैनात मतलब रहते हैं, लाइक अ कंटोनमेंट, वो रेजिडेंट है, और वो ये सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरा एक्टिवेट करते हैं, और ये बिजली प्रदान करता है पश्चिम ईरान को काफी बड़े स्तर पे। तो देखें काफी हद तक जो ईरान का जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो महफूज हैं, वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, पर जो भी डिस्ट्रक्शन मतलब सर हुई वो है, B2 बॉम्बर से जो गोली बमबारी हुई थी उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ईरान को भी? देखिए अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता तो ये एक नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर होता। आज की तारीख में यूएन अपने आईएईए के इंस्पेक्टर्स और टीम्स को वहां पे भेजता। वहां पे इजिप्ट से बार बार हवाई जहाज आते, जैसे पाकिस्तान में बोरॉन लेके C-130 हरकुलिस पहुंच गया था। तो जाहिर सी बात है कि ऑफ सिंदूर में पाकिस्तान की ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज में डैमेज हुआ था, रेडिएशन लीक हुए थे, पर यहां पे रेडिएशन लीक नहीं हुए। तभी किसी बाहर वाले मुल्क से कोई भी ना ऐसी कोई अपील की गई, ना कोई ऐसी मदद मांगी गई, और आईएईए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इक्विपमेंट है, एयरबॉर्न इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट के तौर पे, जो 365 दिन एयरबॉर्न रहते हैं बारी बारी, और एटमॉस्फेयर में रेडिएशन की मेजरमेंट करते हैं कि कहीं पे कहीं रेडिएशन तो नहीं लीक हो गया। तो ये मॉनिटरिंग मेजर एजेंसीज साहब, भी हैं। इसी में से मुझे एक सवाल अभी आया दिमाग में कि देखिए कौन से वो देश हैं जो चाहते हैं कि ईरान परमाणु संपन्न हो जाए? हमें ये तो पता है कि कौन से देश नहीं चाहते, जैसे इजराइल नहीं चाहता क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है, और अमेरिका खुद नहीं चाहता, और भी यूरोप के बहुत सारे देश हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा भी देश है जो चाहता है कि ईरान के पास अपना परमाणु बम होना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर कोरिया आज की तारीख में महफूज इसलिए है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। तो ईरान के लिए भी ये एक डेस्परेशन है। यदि उनके पास परमाणु बम हो तो मुझे नहीं लगता कि ना ही अमेरिका वार करने जाता, ना ही ईरान कोई ऐसी बेतुकी हरकतें करता। देखिए पाकिस्तान ने भी मिस एडवेंचर किया, और जिस तरीके से उसे जवाब मिला वो एक रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रॉस हेयर्स में है इंडिया के, तो तबाही मच सकती है। तो देखिए एक परमाणु बम रखना एक ऑलमोस्ट एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठने वाली बात है, कि यदि आपने कुछ गलत कदम उठाया तो आपकी ही न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पे बाहर वाला मुल्क हमला करके आपका खुद का ही नुकसान होगा। मेजर साहब, सर मेरा जो सवाल था वो ये था कि ईरान क्या अपने दम पर ही अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है या उसे किसी नहीं, देश का सहयोग मिल रहा है? उसे रूस का सहयोग है, उसे उत्तर कोरिया का सहयोग है, उसे पाकिस्तान का सहयोग है। तीन और मुल्क तो पाकिस्तान का ओपनली, सहयोग है ये अमेरिका जानता है? बिल्कुल, यस, बिल्कुल जानता है। तो फिर अमेरिका और तभी पाकिस्तान से इतना प्रेम देखिए क्यों बढ़ा रहा है सर? परसों मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान आर्मी टॉप ब्रास की मीटिंग हुई है जीएचक्यू में, रावलपिंडी में। और इस मीटिंग में ये डिसाइड हो रहा है कि इन्वेजन तुर्कमेनिस्तान से किया जाए ऑन ग्राउंड, या फिर पाकिस्तान से ग्राउंड इन्वेजन को अंजाम दिया जाए, और लॉजिस्टिक सपोर्ट। यदि कोई ये वेस्टर्न, ये सीरिया की ओर से उड़ते हुए आए, कोई एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या रीफ्यूलिंग करानी हो, तो लैंडिंग के लिए तुर्कमेनिस्तान तो है ही, ऊपर से पाकिस्तान में भी जकोबाबाद के एयरबेस में ये लैंड करेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान को लेके। तो देखें अभी काफी बातें अभी बाहर नहीं आई हैं, पर हम उन पे लगातार निगरानी रख रहे हैं। जैसे ही मतलब ये घंटों के तौर पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब पहले तो हफ्तों के मुताबिक हो रहा था, फिर कुछ दिनों के मुताबिक, अब इट इज मैटर ऑफ आवर्स दैट थिंग्स आर डेवलपिंग। बिल्कुल मेजर जैसे कि साहब, हमने रूस का देखा, अब यहां पे भी देखा। तो यस, अमेरिका हमला करेगा, बस कुछ दिनों की बात है, या फिर एक या दो हफ्तों की बात है कि वो कब, कहां और कैसे हमला करता है। देवनाथ सर के पास चलते हैं मेजर साहब। अब
देवनाथ सर, जैसा कि भी मेजर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका हमला करेगा और ये निश्चित है, और अगर ये जो अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बना हुआ है ये तनाव से टकराव में बदलता है, सैन्य टकराव में, तो उस स्थिति में हमारे देश की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, भारत क्या करेगा? क्योंकि भारत के लिए ईरान रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। भारत के रिश्ते ईरान के साथ हमेशा ही से ही नॉर्मल रहे हैं, सहज रहे हैं, दोस्ताना रहे हैं। अभी चबहार पोर्ट में भारत ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि चबहार पोर्ट से भारत आगे अफगानिस्तान की तरफ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जाना चाहता है। क्या ईरान पर हमला करने पर भारत अमेरिका की खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? शायद भारत सरकार ऐसा सोच सोच के ही करेगी। हमने शायद ये रुख अख्तियार करना है कि अमेरिका की निंदा नहीं करेंगे, और हम विश्व कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि सारी दुनिया के लोग, दुनिया के देश मिलकर अमेरिका पर दबाव डालें कि ईरान में जल्दी से जल्दी शांति हो जाए। देखिए, ईरान के साथ भारत जो भी व्यवहार करता है वो थोड़ा यथार्थवादी व्यवहार करता है। हम 2018 तक ईरान से बड़ी तादाद में कच्चा तेल आयात करते थे, क्योंकि टेक्निकली सूट करता था और दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज के मुकाबले हमें सस्ते में मिलता था। लेकिन 2018 में हमारे ऊपर दबाव आया, तब ट्रंप ही थे। दबाव ऐसे आया कि काटसा लगा दिया जाएगा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। तो हमने ईरान से कच्चा तेल लाना बंद कर दिया। अब भारत सरकार शायद ईरान के समर्थन में आएगी, लेकिन एक निष्पक्ष ऐसा ही बयान होगा कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में एक डिस्कशन कर लेते हैं। जी बिल्कुल देवनाथ सर, अब मेजर साहब के पास चलते हैं। मेजर साहब, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सही जवाब आप दीजिएगा, उसके बाद हम अपनी इस बातचीत को खत्म करेंगे। सर, अभी आपने कुछ देर पहले MIRV टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, आप उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कहते हैं। एक ही मिसाइल के अंदर, बेसिकली रॉकेट के अंदर, एक रॉकेट के अंदर ये बेसिकली एक रॉकेट जरिया होता है कि ये 10 बम जो इसकी टिप पे लगे रहते हैं, और इन 10 बम्बों में फिर इसका अगर बहुत ज्यादा दूर तक अगर मार करनी है, हजारों किलोमीटर तक, तो इस पे फिर डमी फिट किए जाते हैं ताकि इसका वजन कम रहे, इसकी दूर की मार की क्षमता बनी रहे। और जब ये 10 के 10 बम इकट्ठे रिलीज किए जाते हैं दुश्मन के बिल्कुल मेन टारगेट एरिया के ऊपर, तो दुश्मन के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को ये नहीं पता चलता कि वो एक टाइम पे कौन से टारगेट को एंगेज करें। तो इनको एंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, इनकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड्स होती हैं, बहुत तेज होते हैं, और जब ये वार करते हैं तो काफी अच्छा खासा नुकसान होता है। इससे आप न्यूक्लियर बम को भी एक स्ट्राइक के तौर पे इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक टाइम पे आप 10 टारगेट्स एक ही समय पे ये हिट कर सकता है, और 10 में से आप कम से कम 3 या 4 डमी बॉम्ब भी रख सकते हैं कि आप दिखाएं कि वो वाले भी टारगेट हैं पर एक्चुअल टारगेट कोई और है। तो MIRV का ये फायदा होता है। चलिए मेजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, और देवनाथ सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। तो ईरान में काफ़ी कुछ इस समय चल रहा है, वहां पर प्रदर्शनकारियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। कई सारे शहरों से हिंसा, आगजनी की खबरें आ रही हैं और नारे लग रहे हैं, खामनेई मुर्दाबाद, खामनेई के शासन का अंत होना चाहिए। तो ईरान से जुड़ी हुई बाकी और खबरों को जानने के लिए आप वन इंडिया देखते रहिए। फिलहाल के लिए तरकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.